जी मेरा नाम शहजाद ज़फ़र है। मैंने 1998 से अपना करियर स्टार्ट किया था लाहौर वन एट से। एक आईएसपी था जो कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जिसने प्रीपेड में सर्विसेज स्टार्ट की थी, प्रीपेड इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया था। देन आई मूव टू ब्रेन नेट। ब्रेन नेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईएसपी था, उस वक्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। और ब्रेन नेट ही वो कंपनी थी जिसने दुनिया का पहला वायरस बनाया था और नासा के सिस्टम में डाला था। इसी तरह फिर मैंने केपीके में कुछ काम किया। ब्रेन नेट एक्सपैंड हो रही थी। मुझे पहाड़ों में जाने का बहुत शौक होता था, तो जब केपीके की इंस्टॉलेशंस आई और उस तरफ हमने एक्सपेंशंस करनी थी तो मेरी विश लिस्ट थी कि मैं जाऊँ। तो मैंने फिर बन्नू, कोहाड़, करक, डीआई खान, मानसहरा, स्वाबी और स्वात वगैरह में जितनी भी ब्रेन नेट के पॉप्स थे वो लगाए जाके खुद, और फिर सिमेंस के साथ मिलके इनको एक्सपैंड भी किया। पाकिस्तान में फिर जब डीएसएल आया तो आरएनडी करने में मेरी टीम थी जिसने पाकिस्तान का, बल्कि मैंने खुद इटसेल्फ जो है पाकिस्तान का पहला कॉर्पोरेट डीएसएल कन्फिगर करके ब्रॉडबैंड में लगाया था। एंड उसके बाद मैंने ब्रेननेट में काफ़ी अरसे तक काम किया। फिर ये सारा अमूमन मेरा सिस्को के साथ एक कैरियर था नेटवर्क्स में। हम सिस्को की डिवाइसेस पे ज़्यादा काम करते थे और टेलीकॉम में ई-वंस पे, फाइबर ऑप्टिक्स पे और जो क्रॉस कंट्री हमारे जितने भी नेटवर्क्स थे उनको एक्सपांड करने के लिए हम काम करते थे। उसके बाद जो है वो आईएसपी चूँकि एक यूनिवर्सिटी होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी लर्निंग करने को मिलती है और कंप्लीट आपको पता चलता है कि इंटरनेट में जो है वो राउटिंग, स्विचिंग या नेटवर्क्स के अलावा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जैसे रेडियस है या डायमीटर है, कैशेज हैं, डीएनएस है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो आपने कैसे चलानी है और कैसे आपने करना है। उसके बाद मैं जूनिपर की तरफ मेरा इंटरेस्ट हो गया। उस वक्त मार्केट में जूनिपर नया नया आया था। जूनिपर की फायरवॉल्स बहुत मशहूर थी और हमारे कुछ कस्टमर यूज़ करते थे और मैं भी उसको कॉर्पोरेट में एक डिपार्टमेंट खड़ा करके ब्रेन नेट के लिए हम मैनेज सर्विसेज दे रहे थे जिसमें नोकिया और इस तरह के और बहुत सारे कंपनीज शामिल थी। तो उस मेरा जूनिपर में एक्सपीरियंस हुआ। जूनिपर के राउटर्स मुझे ज़रा ज़्यादा अपील करना शुरू हो गया, वो ज़्यादा पावरफुल थे और उनका डिज़ाइन अच्छा था इंटरनली। दैट इज़ अ वेरी सेपरेट डिस्कशन और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सिस्को और जूनिपर का जो कंपैरिजन जब आप करते हैं तो उसकी इंटरनल टेक्निकल डिटेल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं कि साइंटिस्ट या जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने सिस्को बनाया था और उन्हीं में से कुछ लोगों ने फिर जूनिपर में मूव किया और फिर क्या वो डिज़ाइन था जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। एंड वो फैसिनेटिंग चीज़ है। एक इंशाल्लाह हम कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा उस पर। उसके बाद मैंने जूनिपर में काम करना शुरू किया तो एनटीसी जो पाकिस्तान का सरकारी इदारा था उस वक्त 2005-6 में आई गेस वो सेपरेट हो रहा था पीटीसीएल से। तो पीटीसीएल के पास तो अपनी बैकबोन्स थी लेकिन क्रॉस कंट्री या कंट्री वाइड हमारे पास एनटीसी के पास कोई भी नेटवर्क नहीं था। तो वो पहले मैंने प्री सेल करके विन किया जूनिपर के लिए कोर, उसकी एनटीएस की जो एमपीएलएस की कोर थी, और फिर मैंने डिप्लॉय भी की एज अ पोस्ट सेल टीम लीड। तो वो 22 लोकेशंस थी जिनमें एनटीसी का नेटवर्क, उसमें जो जूनिपर के बॉक्सेस लगे हुए हैं अभी तक वो मैंने ही लगाए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं वहाँ। फिर उसके बाद मुझे पीटीसीएल में मौका मिला और पीटीसीएल में जो पाकिस्तान का इंटरनेट एक्सचेंज है और पाए जिसको हम कहते हैं उसको मैंने 2007-8 के अंदर ब्रॉडबैंड का एक नेटवर्क एमएमबीबी के नाम से जो पीटीसीएल की ब्रॉडबैंड है उसको रीवैम्प किया। बाय द वे इस वक्त वो जो डिज़ाइन मैंने बनाया था उस वक्त पूरा पाकिस्तान में ओवर बैक हॉल करने का, जिसमें मेट्रो इथरनेट था, उसी पे पीटीसीएल का आईपीटीवी चलता है। उस पर हमारा कॉन्सेप्ट उस वक्त 2008 में ये था कि तमाम जो ऑपरेटर हैं हमारे जैसे टेलीनॉर है और ये जैज़ हैं और बाकी हैं, इनके पास चूँकि क्रॉस कंट्री फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है तो ये एमपीएलएस इंटेलिजेंट नेटवर्क के ऊपर जो है वो बैक हॉल करेंगे अपने जितने भी इनके खंबे हैं या बीटीएस हैं या बीएससीज हैं इनकी, तो ताकि इनको जो हम जैसे ही इंटरनेट लॉन्च करेंगे 3G उस वक्त नहीं था 2008 में, तो हमें बैक हॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो विज़न अच्छा था। आज पीटीसीएल इज़ मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ, क्योंकि अब टेलीनॉर भी उसी पे बैक हॉल हुआ है, जैज़ भी उसी मेट्रो के ऊपर बैक हॉल हुआ है। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हमने उस वक्त 2008 के अंदर 30 गिग की कैपेसिटी एक एक्सचेंज से, जैसे F11 की एक्सचेंज है वहाँ से हमने दी थी और वो DWDM पे प्रोटेक्टेड लिंक्स थे, तो वो बाद में एक्सपैंड कर दिया हमने।
फिर इसी तरह जो है वो अपर और लोअर डेल्टा हमने क्रॉस कंट्री बनाया लाहौर कराची इस्लामाबाद में। ये पहले से जो पाई का चल रहा था उसकी एक्सपेंशंस थी। तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये 364 साइट्स थी जो मैंने की। तो इसी प्रोसेस के दौरान जूनिपर ने मुझे हायर कर लिया नीदरलैंड्स में, और जूनिपर नीदरलैंड्स के लिए मैंने 7 ईयर काम किया। जूनिपर प्रोफेशनल सर्विसेज में मैं काम कर रहा था, और फिर कुछ अर्सा मैंने जूनिपर एडवांस सर्विसेज में काम किया। ये जूनिपर नेटवर्क्स की वो टीम होती है जो एक्चुअली जूनिपर की जितनी भी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन और जो कस्टमर के पास जाके लीड करते हैं, ये वो टीम होती है। यानी इनफैक्ट टेक्निकल जूनिपर यही होती है, पीएससी होती है। कोई आपको जूनिपर में मसला आता है डिवाइसेस के अंदर, या सिस्को में भी यही मॉडल है, प्रोफेशनल सर्विसेज और एडवांस सर्विसेज की टीम होती है वहाँ पे। और जब आप टिकट ओपन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें आपको कोई इंजीनियर को, पार्टनर को या कस्टमर के इंजीनियर को नहीं समझ आ रही, तो वो जूनिपर में जिन लोगों से हेल्प लेते हैं या पूछते हैं, या जूनिपर में जो डिज़ाइन लेवल की टीम्स हैं वो यही होती हैं। 7 ईयर जब मैंने जूनिपर में काम किया, उसमें मैंने जैज़ की कोर MPPN पे काम किया। MPPN इज़ मोबाइल पैकेट बैकबोन। जो नॉर्मल हमारे इंटरनेट सर्विसेज हैं वो MPLS नेटवर्क्स होते हैं। उनके लिए हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं, या तो MPLS नेटवर्क या कोर नेटवर्क या BGP फ्री कोर, अब लेटेस्ट है टेक्नोलॉजीज़ में। जो जिन कोर नेटवर्क्स के ऊपर हम वॉइस बैक हॉल करते हैं और मेनली टेलीकॉम के लिए यूज़ होता है, उनको हम MPPN कहते हैं, मोबाइल पैकेट बैकबोन। तो वो जैज़ की उस वक्त मैंने फॉर्म की, वो भी जूनिपर पे थी। सो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई 9 साल मैंने सिस्को में काम किया था, और अब 12-13 साल से मैं जूनिपर में काम कर रहा हूँ। तो लोगों को जस्ट टू टेल, लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि आपको सिस्को भी काम किया हुआ आपने, तो उनको बताने के लिए बस मैंने फिर एक दिन CCIE किया था, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने सिस्को में भी काम किया हुआ है। करंटली मैं मर्क्यूरियल माइंड में डायरेक्टर ऑपरेशंस और डायरेक्टर सोल्यूशन के तौर पे, पहले ऑपरेशंस को हेड किया मैंने। 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया था, और इसके बाद फिर जो है वो मैंने जब ऑपरेशंस की टीम यहाँ सेटअप हो गई, तो मैंने फिर सॉल्यूशंस की जो डिपार्टमेंट था उसको सेग्रीगेट किया, और फिर अभी उसको मैं इस साल के स्टार्ट से डेवलप कर रहा हूँ। अभी करंटली जो काम मैं कर रहा हूँ, जो प्रीवियसली मैंने किया वो मैंने आपको कुछ बता दिया। उसमें जूनिपर के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ अवार्ड्स हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने जूनिपर के लिए IPTV की फ़र्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की, उनके पॉलिसी सर्वर्स को और रेडियस को इंटीग्रेट किया हवावे के IPTVs के साथ। PTCL में जो BRSS लगे थे वहाँ पे मैंने हवावे को 2 दफ़ा ब्लैक लिस्ट करवाया RFCs की वायलेशंस के ऊपर। एंड जूनिपर के लिए मैंने बहुत काम किया बाय द वे। अभी जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, जूनिपर PS में रहते हुए मैंने गूगल के एक नेटवर्क मुझे मौका मिला काम करने का, और अमेज़ॉन जो कि AWS जिसको आप कहते हैं, तो अमेज़ॉन डबलिन के साथ मैंने काम किया। और जूनिपर PS में उनको हमने एक रोल आउट था जो उन्होंने एक्सपेंशन करनी थी, वो हमने इंटीग्रेट किया। अभी जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा MPPN से रिलेटेड या वॉइस से रिलेटेड नेटवर्क्स हैं जो हमारे टेलीनॉर के। टेलीनॉर उसमें की है, उसमें हमने टेलीनॉर को 2016 में वैस के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला आता था। इनसे वॉइस ओवर IP की जो ट्रैफिक थी वो कंट्रोल नहीं होती थी, क्योंकि IP जो पैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मिलियंस में होते हैं, और वो प्रॉब्लम करते हैं सर्वर्स के ऊपर। तो इस कंपनी में फिर लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको हमने कुछ कोर में जाके उसके ऐसी ट्यूनिंग्स की, या उसको इस तरह से दोबारा से कोड को रीराइट किया कि जिससे हम वॉइस पैकेट्स को ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस कर सकें, और कुछ जो चीज़ें हमें पहले से पता हैं उनको स्विचिंग हमें करने की ना पड़े। उसमें हमने लेयर 3 से लेयर 2 के ऊपर भी स्विच किया लाइनक्स के अंदर, कि हमें लेयर 3 का लुकअप ना करना पड़े। सो दैट इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। टेलनॉर में फिर उसके बाद मैंने HLR के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कंसल्टेंसी में काफ़ी काम किया, तकरीबन 3 इयर्स। अभी जो लेटेस्ट चीज़ मैंने की वो लोकेशन बेस्ड सिस्टम है। आप मोबाइल सिर्फ जिनके पास होता है तो उनकी लोकेशन आप सेल ID हम नॉर्मली ऑपरेटर जो है वो ले सकते हैं।
लेकिन प्रीवियसली ये था कि आपको प्रॉप करना पड़ता था। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिनको हम LEAs कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, या लीगल जो लॉफुल इंटरफेस, LI टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है, तो वो हैं, या हमारे कमर्शियल जो हैं ट्रैकिंग की एप्लीकेशंस हैं, या गाड़ियों की, ट्रक्स की और करीम टाइप की। सो ये सारी की सारी जो हैं वो एक्चुअली जो मोबाइल का GPS यूज़ नहीं करती और GSM नेटवर्क को यूज़ करती हैं लोकेशंस के लिए, वो एग्जैक्ट मोबाइल की लोकेशन की बजाय सेल आईडी के ऊपर स्टैंड करती हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ़ोन नंबर है जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं। जिस तरह मेरा नंबर है, उसको पहले आप प्रॉबिंग पे कन्फिगर करते हैं, और जब वो प्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप उसकी लोकेशन ले सकते हैं। रीज़न उसकी टेक्निकली ये नहीं है कि हम लोकेशन सबकी ले नहीं सकते। रीज़न उसकी ये है कि जो बिज़नेस मॉडल्स टेलीकॉम इक्विपमेंट के ऊपर होता है, उसमें लाइसेंसिंग इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। यानी आपके पास 100 TPS आ रही होती है और वो $1 million का लाइसेंस होता है जिससे आपने लोकेशन पुल करनी है। अगर उस डिवाइस को मैं फुल कैपेसिटी पे भी चलाऊं तो मैं 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 100 लोगों की लोकेशन ले सकता हूं, और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो भी चोक हो जाएगा। सो टेलीकॉम ऑपरेटर वुड नॉट लाइक इट के उनका नेटवर्क हम जो है वो कमर्शियली 5-7 करोड़ कमाने के लिए एक महीने में जो है वो हम चोक कर दें, क्योंकि उनके रेवेन्यूज दूसरी तरफ से बहुत हाई होते हैं। उसके लिए फिर आपको एडिशनल एड ऑन सिस्टम बनाने पड़ते हैं और लगाने पड़ते हैं, जो कैशेस करते हैं, जो डायरेक्टली बाईपास करते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को, और वो अवॉइड करते हैं इन कमर्शियल लाइसेंसिंग को। मसला हवावे का लाइसेंस अगर $3 million का है लोकेशन को गेट करने का, जिसमें वो 10 या 100 TPS आपको देते हैं, तो आप ये करते हैं कि आप उसको बाईपास करके VLR से या टैप करके केबल से वो ले लेते हैं। सो इसमें दो बेनिफिट थे, ये हमने पाकिस्तान में इन हाउस डेवलप किया, और इसके अंदर हमने ये किया कि हमें डिवाइस के साथ इंटीग्रेट ना करना पड़े। हम केबल के ऊपर से जाके प्रोटोकॉल्स को जो है वो टैप कर लेंगे, और फिर उन प्रोटोकॉल्स को हम रीराइट करेंगे, और उन प्रोटोकॉल्स को हम मैप करेंगे कि ये जो एक्चुअली इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रही है, ये किस कस्टमर की या किस MSISDN या मोबाइल नंबर जिसको हम कहते हैं उसकी जा रही है। इस केस में होता क्या है कि आपको उस इंटरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करना जो कमर्शियल है, एंड वेरी फास्ट वे है। आपके पास जैसे ही किसी BTS साइड या खंबे के ऊपर जैसे ही किसी की लोकेशन अपडेट होने लगती है, इवन सिग्नल लेवल तक हम गेट कर लेते हैं कि मेरा फ़ोन जो मोबाइल सेट है ये इस वक्त किन 3 खंभों के साथ कनेक्टेड है, और इस पर कितना सिग्नल लेवल ट्रांसफ़र हो रहा है जो ये रिपोर्ट कर रहा है BSCs को और अपने डिवाइसेस को ऊपर कोर के अंदर। इन दैट केस क्या होता है कि हम चूँकि डंप ले रहे होते हैं केबल्स के ऊपर से, और तो हमारे पास एक तो फास्ट लोकेशन आ जाती है और दूसरी सब की आ जाती है। अच्छा, जब हमारे पास सब की लोकेशन आ गई है और मूविंग आ गई है, तो वी आर इन मच बेटर कमर्शियल पोजीशन। इसकी एक कमर्शियल एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि सेंटोरस के अंदर या एम्पोरियम मॉल के करीब से कोई बंदा जो है वो टुवर्ड्स एम्पोरियम मॉल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे ही वो मॉल के पास पहुंचेगा तो उसको 1 किलोमीटर पीछे एक SMS जनरेट होके आ जाएगा कि आप अगर अभी एम्पोरियम जाते हैं और वहाँ से मैकडोनल्ड से कोई फूड आइटम लेते हैं, या यू वांट टू हैव सम सूट समथिंग लाइक दैट, और कोई ड्रेस आप लेते हैं या कुछ यानी कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो आपको इतने % डिस्काउंट है। दिस वाज इसमें डिफरेंस क्या है? प्रीवियसली व्हाट वी वर डूइंग के एक गाड़ी जो है वो जब बैंक से लीज होती थी तो हमें पता होता था कि इसके अंदर कौन सा सेट या सिम हमने लगाई हुई है, और उसको जो है वो ट्रैक करना हम प्रॉबिंग पे लगा देते थे उसको, एंड पीछे जो है वो कैशे बेस्ड GMLC सिस्टम लगे हुए होते हैं जो कि एक्चुअली एक दफ़ा उसको पुल करते हैं, बार बार सिस्टम के ऊपर लोड नहीं डालते हैं। बट ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हमें ये पता चले कि इस लोकेशन यानी बंदे से तो हमें पता चल जाता था कि इसकी लोकेशन क्या है, लेकिन एक लोकेशन के ऊपर अगर हमने ये देखना है कि बल्क में लोग कितने हैं, तो वो पॉसिबल जिस मेथड से था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था, और उसको
ड्यू टू द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम उसको डायरेक्टली टैप नहीं कर सकते थे. सो व्हाट वी डिड के हमने जब इसको बिल्ड किया, सो इसकी टेक्निकल इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छी निकली. इसकी मैं एग्जांपल जो है वो आपको इस तरह से देता हूँ कि अभी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वी फेस्ड एज अ नेशन के मोटरवे के ऊपर एक बहुत बुरा हादसा हुआ. एक खातून को रेप किया गया. And when our allies started to have some investigation on that, तो हम बिल्कुल अंधेरे में थे कि वहाँ क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कौन बंदा था. जब हमें डीएनए या सैम्पलिंग मिली भी तो वो भी लकी थे हम कि वो जो सस्पेक्ट था वो ऑलरेडी कन्विक्टेड था और उसका सैंपल हमारे पास था. क्योंकि 22 करोड़ बंदों का सैंपल तो हम नहीं लेके नहीं रख सकते थे. तो इवन अगर वो ना होता और ये कोई अपॉर्चुनिस्ट होता तो वी आवर फोर्सेस वर अगेन इन सेम डार्क होल के जी अब आगे की करिए. अब टेलीकॉम इंडस्ट्री इज गोइंग टू शिफ्ट आफ्टर दिस इन्वेंशन. सो नाउ जब आपको पता चला है कि ये सस्पेक्ट है, ये विक्टिम है और उस विक्टिम के अराउंड कौन से लोग थे जो कि सस्पेक्ट हैं, तो यू डोंट नीड टू प्रॉब इट. बिकॉज हमें पहले ये नहीं पता होता था ना कि इंसिडेंट होने लगा है, तो हम प्रॉब नहीं कर सकते थे. मुझसे किसी के घर में चोरी होती है तो कौन बंदा आके चोरी कर दिया, बंदे को तो प्रॉब कर लेंगे जो घर वाला है, लेकिन चोर का हमें कैसे पता चलेगा कि चोर के पास कौन सा नंबर है जिसको हमें प्रॉब करना है. और अगर हमें पता ही है तो हम पहले ही पकड़ लेंगे. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम. लोकेशन को प्रॉब करना आसान है कि हम एक सिक्योर लोकेशन को प्रॉबिंग लगा दें तो वो भी हो सकता था, बट उस पे कॉस्ट और बाकी मसला था. और पूरे पाकिस्तान में हम कैसे लगा सकते थे. अब ये हो गया है कि रॉ डेटा आ रहा है, उस रॉ डेटा को पार्स करके टेक्नोलॉजी इतनी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या था, टेलीकॉम सिस्टम जो है दे आर वेरी हैवी ड्यूटी एंड ट्रिलियंस ऑफ पैकेट पर सेकंड जो है वो वहाँ पे मूव करते हैं और उनमें इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि 1 मिनट के डाउन टाइम का मतलब है करोड़ों रुपए का लॉस. ब्रांड की जो उनका फेम है, मसलन किसी भी नेटवर्क का अगर जैज़ का या टेलीनॉर का डाउन हो जाता है तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि लोग उसको एक दिन में छोड़ के चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे. सो इसलिए कभी भी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स में ये नहीं होने दिया जाता कि एक खंबा तो डाउन हो सकता है, एक पार्ट ऑफ द स्ट्रीट या एरिया सिटी तो डाउन हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा सिटी ब्लैकआउट हो जाए अनटिल अनलेस देयर इज अ ह्यूज डिजास्टर. सो इन दैट केस जो है वो अब हमारे पास ये है कि हम उससे इंडिपेंडेंट होके केबल लेवल के ऊपर जाके सो दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली माय चाइल्ड. मैंने इसको प्लान किया. इसके अलावा जो है वो अब इसकी टेक्निकल इम्प्लीकेशन कमर्शियल्स तो हमने जोन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी है. अब मैं आईएसआई के साथ और कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें हम ये एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो उसके पीछे इंटीग्रेट करके एंड हम ये करेंगे कि क्रिमिनल डेटाबेसेस और बाकी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे. और उससे ये होगा कि वो लोग जो कि आपस में किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ को, टेररिज्म को या इन चीज़ों को प्लान करते हैं तो हमारी फोर्सेस को सिस्टम एआई की बेस पे पहले से बता देगा. सो दीज आर दी सम ऑफ द थिंग्स. इंटरनेशनल जो अभी इस वक्त मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अफ्रीकन एमटीएन और इस तरह के तो जो स्टैंडर्ड है वो चलते ही हैं. अभी 4G में IMS मैंने IMS पे काम करना शुरू किया था 2000 आई गेस 14 के अंदर. 2014 में मैंने फ़िलिपीन के अंदर एक डिप्लॉयमेंट थी ग्लोब की, जो कि फ़िलिपीन का जिस तरह हमारा जैज़ है वहाँ पे ग्लोब काफ़ी फेमस एक है. तो उन्होंने 4G IMS के ऊपर मूव किया था. तो वॉइस ओवर IP और IMS जो है वो एक क्रिटिकल सिस्टम है जो 4G और 5G में बेसिकली फॉर्म करता है आगे जितना भी आपका कोर है. पहले ये SS7 के ऊपर स्विचिंग हो रही होती थी, अभी आपकी IP नेटवर्क्स के ऊपर शिफ्ट हो गई है नोड्स. तो अभी स्माइल टेलीकॉम अफ्रीका में जो है वो हम उनको ना सिर्फ ये कि IMS कंप्लाइंट कस्टमर्स के लिए कॉलिंग ऐप दे रहे हैं बल्कि उनकी जो कोर है उसको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं. इसी तरह डिजिसेल के साथ हम CIVR के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. चूँकि पाकिस्तान में जो है वो वीडियो कॉलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. आप लोगों में से जिनके पास फ़ोन हैं वो जैज़ पे अगर हैं 4G पे तो वो एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो वीडियो कॉल में ऑडियो कॉल के अंदर RBTs तो आपने सुना हुआ होगा. वीडियो कॉल के अंदर RBT हमने
चूँकि ये मेरा रिसर्च का पहले से शौक़ रहा है, तो अपने शौक़ के तौर पे मैंने एक लाहौर की यूनिवर्सिटी का बच्चे जो अभी ट्रेनिंग की हम आगे डिस्कशन करेंगे भी, तो एक बच्चे को ट्रेन किया था, तो ये उसने क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स उसको बस मैंने टिप दे दी थी, तो वो अभी 1.5 साल पहले पास आउट हुआ है और पाकिस्तान की पहली वीडियो ऑर्बिटी उसने जो है वो अभी टेलीनॉर को टेस्ट करवाई है। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक बिज़नेस केस बन गया है, क्योंकि जैसी वीडियो कॉलिंग आम होगी तो आप अपनी यू कैन वेल इमेजिन के टिकटॉक्स और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान में कितनी फेमस हो जाती हैं। सो हाउ फैसिनेटिंग वुड बी दैट कि हमारी यूथ के लिए या बाकियों के लिए आप अपना मसलन एक इलेक्ट्रीशियन है, वो प्लम्बिंग का काम भी करता है, तो उसको अगर कोई कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है या उसको ऑडियो कॉल भी करता है, तो उसको वीडियो थोड़ी देर के लिए रन हो जाएगी कि मैं एक प्लम्बर, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, अगर आप प्लम्बिंग का भी कोई काम करवाना चाहते हैं मुझसे, कोई डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है कि वो किन चीज़ों में स्पेशलाइज करता है, कोई आप अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग या कोई मज़े का मैसेजेस वीडियो में लगा सकते हैं। सो जब भी कॉलिंग होगी वीडियो पे, तो जितनी देर रिंगिंग होगी तो कॉलिंग पार्टी ए पार्टी को आप जो है वो वीडियो एक 30 सेकंड की आप प्ले कर सकते हैं। तो ये एक सर्विस है जो अभी हमने स्टार्ट की है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो